अब हो गया बस। दिसंबर 2022 है ना। फर्स्ट शिफ्ट क्वेश्चन नंबर 59 से शुरू होगा ना। कल तक 58 तक किए थे ना। तो जो भेजते हैं लिख लेते हैं ना उसको, पीडीएफ को लिखते हैं कि नहीं? ये तो देखे भी नहीं है। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है किस पर? इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्ट्स, किसी भी प्रोडक्ट्स का क्या करते हैं ऑर्गेनाइजेशन चाहता है क्या? ये प्रोडक्ट्स का इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जोरदार, मतलब इतनी जगह हम प्रोडक्ट को फैलाएं कि हर एक दुकान में मिलता रहे, इतनी जगह फैलाएं। तो ये चीज़ क्यों जरूरी है या इसका क्या यूज हो सकता है? कस्टमर आर मॉडरेट इन नंबर, कस्टमर मॉडरेट होंगे। वाइड स्प्रेड मार्केट कवरेज, इससे क्या होगा? वाइड स्प्रेड मार्केट कवरेज कर सकते हैं। कस्टमर्स आर ब्रांड कॉन्शियस, कस्टमर क्या होंगे? ब्रांड कॉन्शियस होंगे। मास एडवर्टाइजिंग, प्लेजेंट शॉपिंग कंडीशंस, क्या क्या हो सकता है? क्या क्या सही क्या सा है इसमें? कौन सा पहला? क्या ये होगा क्या? कस्टमर्स आर ब्रांड कॉन्शियस, ये होंगे क्या? नहीं नहीं, कभी भी ब्रांड इंटेंसिव प्रोडक्ट क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन करता है क्या? ब्रांड हर जगह मौजूद हैं। अगर वो हर जगह मौजूद रहेंगे तो क्या हो जाएगा? उसकी वैल्यू खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो कभी भी इंटेंसिव ब्रांड कभी भी क्या करती है? इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं लगाती है। नहीं, मान्यवर का शोरूम कहाँ पर है? दरभंगा में है। कमतौल में भी है क्या? बहेरी में नहीं, दरभंगा में, एक जिला में एक ही, ताकि वो क्या रहे, एक बार ब्रांड बचा रहे। तो ये तो नहीं होगा सी, कम से कम पूरा सी नहीं होगा तो कौन से नहीं होंगे? ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे। अब बचते हैं ई, प्लेजेंट शॉपिंग कंडीशन। ठीक है, अगर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं प्रोडक्ट का तो क्या हो जाएगा? शॉपिंग कंडीशन जो होंगे प्लेजेंट होंगे। प्लेजेंट का मतलब होता है सुखद, ये होंगे। बी क्या कह रहा है हमारा? वाइड स्प्रेड मार्केट कवरेज होगा। ठीक है, वाइड स्प्रेड मार्केट कवरेज होगा, वो तो होगा ही, तो बी तो होना ही होना है। मास एडवर्टाइजिंग होंगी, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलेगा, ये भी ठीक है। आंसर क्या बनेगा? बी एंड डी, बी एंड डी। अब बोले ई क्यों नहीं? तो प्लेजेंट शॉपिंग कंडीशन, इंटेंसिव प्रोडक्शन से मेरा कोई लेना देना नहीं है कि शॉपिंग कंडीशन कैसा है, प्लेजेंट हो, दुखदाई हो, सुखदाई हो, कोई मतलब उससे नहीं है। मेरा बस एक ही काम है, हम चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट का वाइड स्प्रेड मार्केट कवरेज लेकर के जाए और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा मास एडवर्टाइजिंग करवाए। क्लियर? कथक सब पसंद है कि नहीं किसी को? डांस में कथक, उड़िया, डांस सब पसंद है कि नहीं किसी को? जानते हैं उसके बारे में? इसी पर एक प्रोग्राम है। चलिए, एज पर आरटीआई एक्ट, एज पर आरटीआई एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम फ्रॉम डिस्क्लोजर। आरटीआई एक्ट में सभी सूचनाओं को देने की बात कही गई है, लेकिन सेक्शन 8 सब सेक्शन 1 कहता है कि कुछ सूचनाएं ऐसी हैं जिसको क्या करेगी? आरटीआई एक्ट के थ्रू कोई भी मांग नहीं सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो देश की एकता और अखंडता का सवाल होता है। अब बोलेंगे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इसमें आएंगे, तो पहला दिया हुआ इसमें ऑप्शंस क्या? बी पढ़िए, द मंथली रेम्यूनरेशन रिसीव बाय अ एम्प्लॉय। ठीक है, हाँ, द मंथली रेम्यूनरेशन रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता, वो आरटीआई के थ्रू मांग सकते हैं। किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में क्या दे रहा है, नहीं दे रहा है, नहीं, या वैसे भी किसी की सैलरी आप क्या कर पूछेंगे तो वो बताएगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो बी तो नहीं होना है, बी तो शामिल ही नहीं होगा इसमें। अब बस इंफॉर्मेशन द डिस्क्लोजर विच कॉज अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, जो क्या करेंगी? स्टेट लेजिस्लेचर हैं, पार्लियामेंट के क्या है? प्रिविलेज है, उसको क्या करेंगे? नुकसान करेंगे, हार्म करेंगे।
ऐसी सूचना को डिस्क्लोज किया जाएगा क्या? ये सही है ना? बिल्कुल ये सही है ना? कौन कौन सी सूचना को एग्जेम्प्ट में रखा गया? तो कौन सी सूचना है? पहली सूचना। दूसरी है इंफॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट। ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट से कोई सूचना आई है, कोई डील साइन हुआ है, वो डिस्क्लोज किया जाएगा क्या? नहीं, तो सी भी हो जाएगा। इसके बाद क्या आएंगे इसमें? इंफॉर्मेशन विच रिलेट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर विच हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट। ठीक है, ये भी क्या होंगे? स्टेटमेंट ऑफ कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट हेल्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी यूज इट्स कंट्रोल। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी और डी। ई भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ठीक है, कहता है आरटीआई के थ्रू आप पूरा सूचना मांग सकते हैं, सब सूचना दे देगी आपको सरकार, है ना? लेकिन वो सूचना किससे रिलेटेड होनी चाहिए? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होनी चाहिए, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होनी चाहिए। लेकिन कुछ सूचनाएं ऐसी हैं जो कि आप मांगेंगे भी तो नहीं दिया जाएगा। क्यों? इससे देश की एकता अखंडता को खतरा रहता है या किसी की जान माल का खतरा है ना? अब थोड़े पूछेंगे कि डीएम कितना सिक्योरिटी यूज करते हैं, बता देगा क्या? अगर बता देगा तो पता चलेगा दूसरे दिन ऑफ हो गए बेचारे, है ना? चलिए नेक्स्ट, आरटी एक्ट में पूछा गया है एन इंस्ट्रूमेंट कॉल बी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हम कहते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा आता है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सा आता है? चेक आता है, बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, उसके बाद प्रोमिसरी नोट। हाँ, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं? हाँ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है? कैन बी ट्रांसफर्ड इन्फिनिटम, उसको जितनी बार चाहे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, है ना? तो जितनी बार चाहे उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, तो ये तो होगा ही होगा। हैविंग मिनिमम लॉक इन पीरियड, उसके अंदर लॉक इन पीरियड होता है क्या? लॉक इन पीरियड जानते हैं ना? कोई शेयर आप किसी कंपनी का आपको बेचा तो कहा कि 3 साल तक किसी दूसरे को बेच नहीं सकते, उसको कहते हैं लॉक इन पीरियड, है ना? चेक में, प्रोमिसरी नोट में, बिल ऑफ एक्सचेंज में कहीं भी आपने पढ़ा है लॉक इन पीरियड? नहीं, तो बी तो हमेशा नेगेटिव है। आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी, ई। ठीक है, एक बस पता होना चाहिए अपने आप पूरा, तो पूरा कंफर्म। अगला है फ्रीली ट्रांसफरेबल, बिल्कुल ठीक। द होल्डर कैन नॉट बी शू इन हिज ओन नेम। ठीक है, अपने नाम से क्या कर सकता है? केस नहीं कर सकता। क्या बात करते, केस कर सकता है ना जिसके नाम से हो। और तीसरा, होल्डर्स टाइटल फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी, ई। 2 चीजें पता हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या कर सकते हैं? किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अगली है इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ एन इंटरप्राइज इंक्लूड्स इट्स प्रोसेस, डिजाइंस, रिलेशनशिप्स, कॉपीराइट। इंटेलेक्चुअल कैपिटल के अंदर किसी भी इंटरप्राइजेस के इंटेलेक्चुअल कैपिटल के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होंगी? कॉपीराइट आएगी ना? कॉपीराइट तो आएंगी। इंटरनेट डोमेन नेम, ये भी आएगा। इसके बाद रिलेशनशिप डेवलप विथ इट्स कस्टमर एंड सप्लायर्स, डिजाइंस, प्रोसेस। आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी, डी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि ह्यूमन के इंटेलेक्ट से पैदा होती है। अगली सोचना, इनकम रिसीव्ड एंड एक्यूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया। एक इनकम क्या हुआ है? अराइज हुआ है, एक्यूड हुआ है आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया, जो कि इंडिया में सेटअप है। इज टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, वो किसके हैंड में क्या होगा? टैक्सेबल होगा। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया के हाथ में, डोमिसाइल ऑफ इंडिया के हाथ में,
ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हाथ में, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हाथ में, नॉन रेजिडेंट के हाथ में। हम लोग 3 पढ़े हैं ना, कौन सा टैक्स के हिसाब से कौन सा पढ़ा है? रेजिडेंट पढ़ा है, रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरा कौन सा? नॉन रेजिडेंट। ठीक है। भाई अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंट है इंडिया का, टैक्स के हिसाब से वो किस पे निर्धारित करता है कि वो कितने दिन भारत में निवास किया है। उसकी कंडीशंस है ना, एक है बेसिक कंडीशन, दूसरी है एडिशनल कंडीशन, है ना। उसके वीडियोस हैं यूट्यूब के ऊपर रिकॉर्डेड, अब जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा इनकम टैक्स के। ठीक। अब कोई रेजिडेंट होता है, जो व्यक्ति रेजिडेंट होता है उसे चाहे भारत में इनकम हो रहा हो चाहे विदेश की इनकम हो रही हो, उसे दोनों पर टैक्स देना पड़ेगा। चाहे फॉरेन इनकम की बात होगी तब भी, और चाहे इंडियन इनकम की बात होगी तब भी। ठीक है। जो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है उसे इंडियन इनकम पर तो देना ही होगा, इंडिया से जो इनकम लिया है। बाकी फॉरेन इनकम, वो फॉरेन इनकम जिसका कोई भी थोड़ा सा भी लिंक कहां से, इंडिया से है, देना पड़ेगा उसको। ठीक है। उसको केवल और केवल किस पर? जो नॉन रेजिडेंट है उसको केवल इंडियन इनकम पर देना है, फॉरेन इनकम पर बिल्कुल टैक्स देना ही नहीं, क्योंकि वो क्या है, नॉन रेजिडेंट है। ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि इनकम रिसीव्ड एंड एक्यूर्ड। अब भाई कौन सा इनकम फॉरेन इनकम होगा, कौन सा इनकम क्या होगा, इंडियन इनकम होगा, वो भी समझाया गया उसमें। ठीक है। या इनकम हमें प्राप्त हो रहा हो या अराइज हो रहा हो, उसे इंडियन माना जाता है। ठीक है। अब अराइज हो रहा होगा मतलब भाई काम किया इंडिया में, सैलरी कहाँ मिल रही है, अमेरिका से मिल रही है, अमेरिका में जाके मिल रही है, या अमेरिका में काम किया इंडिया में सैलरी रिसीव हो रही है। अब बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, ये कैसा, ये संभव है क्या जनरली? कैसे? वो भी एक सैलरी पर्सन कैसे कैसे होगा? एमएनसी का नाम सुने हैं? हम्म एमएनसी। ठीक है। एमएनसी में कोई जॉब कर रहा था, ए नाम का आदमी, उस दिन दिल्ली में जॉब किया है। ठीक है। उसके बाद उसको क्या कर लिया, स्विट्जरलैंड बुला लिया वहां से। उसी ए को कहाँ बुला लिया है, स्विट्जरलैंड बुला लिया है। कुछ ऐसे उसको, उसके पास कुछ ऐसे स्किल्स थे जिसको यूज करना चाहती थी कंपनी, तो उसको क्या बुला लिया, स्विट्जरलैंड बुला लिया कि तुम स्विट्जरलैंड आओ, एक प्रोजेक्ट है उस पर काम करो। ठीक है। अब 2 महीने के लिए कहाँ गया ये, स्विट्जरलैंड। काम तो कहाँ हुआ है, स्विट्जरलैंड में हुआ है। लेकिन इसको बोला कि तुम ठीक है जाकर के इंडियन ऑफिस से तुम पैसा ले लेना। हो सकता है ना ऐसा? ये नहीं हो सकता है भाई। उसको स्विट्जरलैंड बुलाया, स्विट्जरलैंड में काम हो गया, प्रोजेक्ट खत्म हो गया, बोला कि तुम इंडिया जाओ और वहां से सैलरी लेकर के चले आना, मतलब वहीं पर सैलरी ले लेना। काम कहाँ किया है, फॉरेन में। भाई जैसे ही फॉरेन में काम किया तो क्या हो गया, इनकम अराइज हो गई ना, उसकी सैलरी अराइज हो जाएंगी ना। लेकिन सैलरी रिसीव कहाँ हो रही है, इंडिया में। यही चीज़ तो फॉरेन वालों के साथ हो सकता है ना। तो ऑस्ट्रेलिया का आदमी था, ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा था एमएनसी कंपनी में, उसको बोला नहीं तुमको इंडिया जाना है 2 महीने के लिए। इंडिया आ गया, काम कहाँ किया है, इंडिया में। इनकम अराइज कहाँ हुई है, इंडिया में। नहीं, इनकम अराइज इंडिया में ना हुई है, प्राप्त कहाँ पे हुई है, ऑस्ट्रेलिया में। हो गया ना बात? नहीं कि भाई इनकम अराइज या इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, यहां पर क्या है, इनकम अराइज और अक्यूट आउटसाइड इंडिया फ्रॉम अ बिजनेस, जिसको कंट्रोल किया जा रहा है कहां से, इंडिया से, इज टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एक बिजनेस है जहां पर हमको इनकम हो रहा है कहां पर, आउटसाइड इंडिया, लेकिन वो बिजनेस ऑपरेट कहां से हो रही है पता है, भारत से ऑपरेट हो रही है। तो भारत से ऑपरेट हो रही है तो कौन सी इनकम हो जाएगी फिर, भारत से ऑपरेट हो रही है तो कौन सी इनकम हो जाएंगी, इंडियन इनकम होंगी ना। इंडियन को होगी या नहीं, सो बताइए। ठीक है, इंडियन इनकम होगी। और जब इंडियन इनकम होगी तो किन के हाथ में क्या होगी,
ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, सी डी इज द राइट आंसर। अभी समझाया था ना, चाहे इसको फॉरेन से हो रहा हो इंडियन हो रहा हो टैक्स लगेगा ही, इंडियन वाला तो लगेगा ही, लेकिन फॉरेन इनकम में ये देखना है कि उसका इंडिया से कोई लिंक है कि नहीं, उसका इंडिया से कोई लिंक है भी या नहीं, मतलब इंडिया से उसका कोई लिंक है, सेटअप है, या इंडिया में अराइज हो रहा है, इंडिया में रिसीव हो रहा है, कुछ भी चीज़ें इंडिया में हो रही है, बस इंडिया वर्ड जुड़ी होनी चाहिए। जैसे ही जुड़ेगी तो वो क्या बन जाएंगी, फॉरेन इनकम तो होंगी लेकिन उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फॉरेन इनकम जिस पर इंडिया का कोई काम नहीं है, मतलब इंडिया से कोई लिंक नहीं है, इसको फॉरेन इनकम पर नहीं देना है, केवल इंडियन इनकम पर देना है, आप समझे। इसे दोनों पर देना है, इंडियन फॉरेन दोनों पर। ध्यान सुनिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से घुमा के पूछेंगे वो गोल गोल। फॉरेन और इंडियन दोनों पर देना पड़ेगा, किसको, रेजिडेंट को। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को इंडियन इनकम पर तो देना ही देना है, लेकिन वो फॉरेन इनकम जिसका थोड़ा सा भी संबंध मतलब इंडिया में अराइज, इंडिया में रिसीव्ड, इंडिया में अक्यूर्ड, सेटअप इन इंडिया, कुछ भी इंडिया सब जुड़ा हुआ हो तो वो फॉरेन इनकम इंडिया में उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो क्या है उसका, सिर्फ इंडियन इनकम पर टैक्स लगेगा, उसे फॉरेन इनकम पर टैक्स देने की जरूरत, ठीक है। या इंडियन इनकम मतलब इंडिया में या तो रिसीव हुआ हो, सॉरी अक्योर्ड हुआ हो, कोई सेटअप हुआ इंडिया में, कुछ भी चीज़ इंडिया वर्ड उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए, उसको फॉरेन इनकम पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगता है, ठीक है। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। बात समझ गए ना। हाँ, डिटेल वीडियोस एक बनी हुई है उस पर पूरी की पूरी, इनकम टैक्स प्लेलिस्ट में बना होगा, आप उसको देखिएगा, इनकम टैक्स प्लेलिस्ट बना करके दिया गया है। मैंने शुरू की थी एक बार पढ़ाने, लेकिन सबको चाहिए यहाँ पर हिंदी, इतनी चीज़ों को हिंदी में, भाई उसके लिए तो हम थोड़े ना हम पागल हो जाएंगे हिंदी में क्या पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू टैक्स इवेजन, ठीक है। 3 कहा था ना हमने, क्या क्या, कौन कौन कहा था याद रखने के लिए, हैं। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स प्लानिंग के बारे में याद रखना है, टैक्स प्लानिंग, उसके बाद टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है, टैक्स इवेजन, ठीक है। इसको कहते हैं कर वंचना, कर वंचना, इसका हिंदी मान होता है कर चोरी, टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन ही पूछा है ना, कर चोरी। और इसका होता है टैक्स प्लानिंग, कर प्रबंधन, नियोजन कह सकते हैं। ये 3 वर्ड हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है कॉर्पोरेट टैक्स एंड प्लानिंग में, मास्टर्स के थी, तीनों का डिफरेंस पूछता है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात किसकी, कर चोरी की। कर चोरी मतलब क्या, कर चोरी का मतलब क्या होता है, ठीक है, कोई अनइथिकल काम कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, टैक्स बचा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, जैसे मान लीजिए इनकम गलत दिखा दिया है ना, ठीक है, एक ही एक्सपेंस को 2 बार दिखा दिया, ये सारी क्या होगी, टैक्स इवेजन। इसमें पकड़ के क्या कर देगा, इनकम टैक्स रेल देगा बढ़िया से, ठीक है। दूसरी टैक्स अवॉइडेंस, सरकार की जो गलती है उसका फायदा उठाएंगे, ठीक है। टैक्स नहीं, टैक्स के अंदर जो कुछ लूप होल्स हैं उसका फायदा उठाएंगे, ठीक है। उस फायदे को उठा करके अगर कुछ टैक्स बचा पाते हैं तो वो काम करना, उसको कहते हैं टैक्स अवॉइडेंस। ये एक, इसको अनैतिक कार्य की श्रेणी में नहीं, ये भी आता है अनैतिक, लेकिन उतना अनैतिक नहीं है, क्योंकि आपने सरकार के लूप होल्स का क्या किया है, फायदा उठाया, ठीक है। आपके पास ब्रेन है ना उतना, तो भाई कभी भी कलाकार को क्या कुछ थोड़ी हो सकती है, ये कला है भाई। और तीसरा है क्या, कर प्रबंधन, कर नियोजन, टैक्स को क्या करना है, सही तरह से मैनेज करके पे करना, ठीक है। चलिए अब इसमें है टैक्स इवेजन से कौन कौन समझते हैं, क्लेमिंग बोगस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
बोगस एक्सपेंस और लॉस को क्या कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं। ये गलती है ना, बोगस मतलब क्या, वो चीज है ही नहीं और वो चीज हम शो कर रहे हैं डायरेक्टली, तो ये तो होगा ही होगा। हाइडिंग कैपिटल नेचर ऑफ प्रॉफिट्स, कैपिटल नेचर ऑफ प्रॉफिट्स को क्या कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल नेचर ऑफ प्रॉफिट्स पर कभी टैक्स लगता है क्या? चलिए, शोइंग सेल्स ट्रांजैक्शंस, ठीक है, सेल्स ट्रांजैक्शंस क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। शोइंग एक्सेस ट्रांजैक्शंस, एक्सेस ट्रांजैक्शन शो कर रहे हैं। शोइंग रियल इनकम एंड एक्सपेंसेस, अगर रियल इनकम एंड एक्सपेंसेस दिखा दे तो कोई चोरी हुई क्या, तो ये तो नहीं होगा ना भाई। सेल्स ट्रांजैक्शन शो कर रहे हैं तो कोई चोरी थोड़े है, जो चीज किए हैं वो दिखा रहे हैं। हमें चाहिए कर चोरी वाला। अब बचा है ए बी और ए बी डी, दो चीजें, ए बी एंड ए बी डी। पहला क्या है, क्लेम करना बोगस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, कैपिटल नेचर ऑफ प्रॉफिट को क्या करना, हाइड कर देना, छुपा देना। मान लीजिए कोई मशीनरी बेची, वो दिखाया ही नहीं, है ना, तो वो क्या हो जाए, लैंड बेची दिखाया नहीं, तो ए बी यहां पर डी, सोइंग एक्सेस ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कितने का, 5 लाख का, दिखा दिया कितना, 50 लाख का, एक जीरो ही तो बिठा दिया, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, टैक्स इवेजन के अंतर्गत आ जाएंगे। किसमें, टैक्स इवेजन। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है किसी भी लूप होल्स का फायदा उठाकर क्या करना, टैक्स बचाना। टैक्स इवेजन का मतलब कर चोरी करना, अनएथिकल वर्क कहते हैं इसको, ठीक है। और टैक्स प्लानिंग का मतलब क्या, सभी तरह से टैक्स को बढ़िया से कैलकुलेट करके, कंप्यूटेशन करके उसे पेमेंट करना, टैक्स प्लानिंग के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट, which of the following conditions should be fulfilled by an SSC to avail deduction under section 91 of income tax act 1961? इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर डिडक्शन चाहिए अंडर सेक्शन 91। इसमें कौन कौन से कंडीशंस को एक एसएससी को फुलफिल करके देना होगा, ठीक है। डिडक्शन चाहिए किसके, 91 वाले डिडक्शन चाहिए हमें, कौन कौन से कंडीशन को फुलफिल करके देना होगा। बोला द एसएससी इज टैक्स रेसिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। सबसे तो पहले क्या होना चाहिए, तभी डिडक्शन मिलेगा जब वो रेजिडेंट होगा इंडिया का, पहली कंडीशन तो बिल्कुल सही है। दूसरी है द इनकम एक्यूर और अराइज आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया कोई अगर इनकम अराइज हुआ तो उस पर कोई डिडक्शन बिल्कुल नहीं मिलता है। कभी भी डिडक्शन अगर क्लेम करते हैं तो इंडियन एक्सपेंसेस या किस पर, इंडिया से जो इनकम हो उस पर डिडक्शन क्लेम करें, तो बी तो नहीं होने वाला है। क्या हो जाएगा, नहीं एक मिनट, अच्छा सो रेसिडेंट है ना शायद, एक मिनट, नहीं रेजिडेंट है शायद, इसकी है रेजिड नहीं। द एसएससी इज टैक्स रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट पीरियड द इनकम एक्यूर अराइज हिम आउटसाइड इंडिया। There is an agreement for relief from double taxation between India and other country when income has accrued or arisen. The SSC has paid tax foreign income in foreign country. India does not have any agreement for relief from double taxation with the country. ये है, एक मिनट, डबल टैक्सेशन का, इसका है डबल टैक्सेशन, इसको समझिए। डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन क्या होता है। अब भाई दो गवर्नमेंट है, इंडिया की और एक है मान लीजिए किसी फ्रांस की, फ्रांस की गवर्नमेंट। कोई व्यक्ति कहां पर काम कर रहा है, फ्रांस में काम कर रहा है। कोई व्यक्ति कहां पर काम कर रहा है, फ्रांस में काम कर रहा है, और वहां पर क्या कर दिया है, फ्रांस में काम करके जो भी उसने इनकम कमाया उस पर टैक्स दे दिया, ठीक है, और टैक्स दे दिया और वो पैसा कहां ट्रांसफर कर रहा है, अपने घर इंडिया कर रहा है ट्रांसफर, ठीक है। अब भाई इंडियन गवर्नमेंट भी बोलती है कि हमको टैक्स दो, नहीं, एक तो फ्रांस में दे ही दिया है और यहां कमा के लाया तो क्या बोला, यहां पे टैक्स दो ठहर के, भाई ये कहीं ना कहीं जाती हो जाएगी ना। तो अब उसको क्या करना है, डबल टैक्सेशन से बचना, एक ही चीज पर दो बार टैक्स ले इनकम पर, सही नहीं है ना। तो इस डबल टैक्सेशन से क्या करना है, उसको बचना है।
उसी के लिए डिडक्शन बनाया कौन सा, अंडर सेक्शन 91। ठीक है, जब भी 91 डिडक्शन की बात आएगी तो 91 का डिडक्शन तभी मिलता है जब हम बाहर से कमा के ला रहे हैं, है ना, इसीलिए बी यहाँ पर होगा ही होगा। जब हम देखें 91 और रेजिडेंट है तो मतलब ये डिडक्शन किसकी है, डबल टैक्सेशन की है। अब डबल टैक्सेशन से तो पहले क्या था कि तुम क्या रेजिडेंट हो, नेसेसरी एंड टैक्स रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के अंदर वो क्या था, टैक्स रेजिडेंट था इंडिया का, ये चेक करना है। तो हमने चेक किया, वो ठीक है। दूसरी चीज है द इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया, बाहर से कमा के ला रहा है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि इंडिया और फ्रांस के सरकार के बीच, है ना, अग्रीमेंट है, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट है, इसको डबल टैक्सेशन DTAA कहते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, DTAA कहते हैं। तो DTAA अगर दोनों कंट्री के साथ साइन है तो क्या करेगा, वो कहेगा कि ठीक है, आपको फ्रांस में दे दिया है, उस व्यक्ति को हम यहां पर टैक्स नहीं लेंगे। और अगर कोई फ्रांस का व्यक्ति यहां पर इंडिया में काम कर रहा है तो वो हमको दे देगा, आपको नहीं देगा, है ना। अगर दोनों के पास DTAA साइन है तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहते हैं इसको। ठीक, इसका चर्चा है नोट्स के अंदर। अब अगर मान लीजिए कि DTA साइन नहीं किया है तो फिर क्या करेगा, तो कहता है कि देखो भाई DTA तो साइन है नहीं, देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उस टाइम क्या करती है, रिलीफ का मांग करता है, जो डिडक्शन ये कह रहे हैं। उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, उसको रिलीफ दे देती है। अगर किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं है थी DTA तो वहां पर क्या करती है, रिलीफ देती है। उसी रिलीफ को क्या कहते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 91। सबसे पहला क्या, एसएससी टैक्स रेजिडेंट हो, इनकम अराइज आउटसाइड इंडिया, देयर इज एन एग्रीमेंट फॉर रिलीफ फ्रॉम डबल टैक्सेशन बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री। अगर दोनों के पास क्या है, पहले से ही मौजूद है, क्या, कौन सा एग्रीमेंट मौजूद है, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 91 की बात आएगी क्या, नहीं, क्योंकि उसी टाइम बोल देगा ना कि फ्रांस तुमने दे दिए हो, इंडिया में तुमको देने की जरूरत नहीं है। यहां पर दोनों जगह उसको देने की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए वो रिलीफ मांग रहा है। कहां से, फ्रांस से। तो सी तो बिल्कुल पॉइंट होंगे या नहीं होंगे, नहीं, क्योंकि सी पॉइंट अगर एग्रीमेंट पहले से ही है तो डिडक्शन की बात को आती ही नहीं है, क्योंकि पहले ही वहां टैक्स दे दिया तो वहां देने की जरूरत ही नहीं है। तो जब देने की जरूरत नहीं है तो भाई रिलीफ कौन सी चीज की, डी, द एसएससी हैज पेड टैक्स फॉरेन इनकम द फॉरेन कंट्री, फॉरेन इनकम पर फॉरेन कंट्री ने पे कर दिया है। इंडिया डज नॉट हैव एनी एग्रीमेंट फॉर रिलीफ फ्रॉम डबल टैक्सेशन विद द कंट्री, उस कंट्री के साथ इंडिया का कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। तब ये डिडक्शन अंडर सेक्शन 91 कोई आदमी क्लेम कर सकता है। ठीक है, अब वो उसके कैलकुलेट किया जाता है, कितना दिया है, कैसे दिया है, ठीक है, उस पर कितना रिलीफ देना है, उसके सारे प्रोविजंस लिखे गए हैं DTA के अंदर। उतना नहीं पूछा आपसे, केवल इतना ही पूछा है नॉर्मली, अंडर सेक्शन डिडक्शन 91 कब क्लेम की जाएंगी, कौन कौन से कंडीशन फुलफिल करने होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या, उस सरकार, दोनों सरकारों के बीच पहले से एग्रीमेंट मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर पहले से मौजूद एग्रीमेंट है तो फिर वहां पर अंडर सेक्शन 91 की बात आती ही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ये रहा मैच लिस्ट 1, मैच लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 को क्या करना है, लिस्ट 2 से मैच करना है। COP 27, COP तो जानते ही है ना, COP का मतलब क्या होता है, UN की जो मीटिंग होती है, उसको क्या कहता है, COP कहा जाता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो 27 हुई थी उसमें कुछ लिस्ट दिए गए हैं और उससे कुछ एक्शन प्लान के बारे में किया गया। पहला दिया गया मिटिगेशन, कैपिटलाइज, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, कैपिटलाइज, मिटिगेशन, टेक्नोलॉजी, कैपेसिटी बिल्डिंग। एक कोई नहीं मरा दीजिए, डी का सेकेंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या, कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको क्या करना, जोड़ना, किसमें, क्लाइमेट एक्शन में। ठीक है,
इसके बाद है कौन सा, कैपिटलाइज्ड, नहीं हाँ किसी का, ठीक है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, कोई भी चीज सॉल्यूशन निकालते हैं, तो डी का 2 सी का 1 दो जगह पर है। अगला है कैपिटलाइज, कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, फंड। कैपिटल जब भी बात आएगी तो किसकी बात आएगी, फंड। बी का क्या होगा 4, और बी का 4 एक ही जगह पर है, ठीक है। कैपिटलाइज का मतलब क्या होता है, फंड, ठीक है। कोई एक या दो मैच करना है मैच ऑफ द फॉलोइंग, और इसकी संख्या कम नहीं रहती है, लगभग 5 से 7 रहती है, लगभग 10 भी, कभी कभी 10 से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्या है मैच ऑफ द फॉलोइंग में रहते हैं, जिसमें एक से दो मिलाया तो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, इसमें भी कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, अकरेंस, एग्जिस्टेंस। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड इन प्रॉपर अकाउंट्स, ठीक है। जिसको आप क्या कहते हैं, लेजर। लेजर क्या होता है, जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की गई हैं उसको प्रॉपर अकाउंट में ट्रांसफर करना, उसी को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या होंगे फिर, ठीक है। बी का क्या हो जाएगा 2, बी का 2 कहां पर है, आंसर इज 4, करेक्ट, ठीक। मैच ऑफ द फॉलोइंग दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है भाई, लेकिन अगर भाई अगर आपके चारों चीज एकदम आंख कान नाक सब कुछ खुला हुआ तब, नहीं तो फिर गलती करेंगे, सबको नहीं पढ़नी है। इसका उस दिन फॉर्मूला समझाए थे ना, कंट्रीब्यूशन का, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से दिया गया है। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट उसको पूरा पूछना था तो सीधा क्या कर दिया, फॉर्मूला ही दे दिया अलग का। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस एस माइनस वी सी बराबर सी सी, ठीक है। लिखा हुआ है ना, डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या, सेल, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या हो जाएगा डी का सेकेंड, डी का सेकेंड कहां पर है ना। दूसरा है किसका फॉर्मूला, पीवी रेशियो का, पीवी रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, टोटल सेल माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट बट्टा टोटल सेल, दैट कॉल्ड पीवी रेशियो। उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहां पर हो जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा प्रॉफिट गुने सेल्स बटा पीवी रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा, इक्वालिटी बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड टोटल फिक्स कॉस्ट, जहां पर कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट सेम हो जाएगी वहां पर क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट, बी ई पी। बात क्लियर, हाँ चलिए नेक्स्ट। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करनी है। लीज के बारे में दिया, टाइप्स ऑफ लीज था ना पूरा, चलिए टाइप्स ऑफ लीज, फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज, लीज एंड सेल्स एंड लीज बैक, उसके बाद डायरेक्ट लीज। पहला लीज कौन सा पढ़ा हमने, कौन सा, सी का सेकेंड, सेल्स एंड लीज बैक। सेल्स एंड लीज बैक का मतलब क्या होता है, लेसी सेल एंड एसेट्स फॉर कैश फॉर अ प्रोस्पेक्टिव लेसर देन लीज बैक द सेम एसेट्स, ठीक है। अब किसी के पास क्या है, मशीन है पड़ी हुई, है ना, वर्किंग कैपिटल नहीं है, क्योंकि सारा पैसा लगा के मशीन ही खरीद लिया था। तो सॉल्यूशन के लिए क्या कहता है कि इस मशीन को क्या करिए, उसको बेच दीजिए दूसरे व्यक्ति को, ए को बेच दिया और ए से फिर क्या ले लिया, लीज पर ले लिया सामान, इसे क्या ले लिया, लीज पर ले लिया, मशीन की मशीन रह गई, वर्किंग कैपिटल भी मिल गया, बिजनेस भी चल रहा है, ठीक है। तो अगर कभी किसी के पास फिक्स एसेट्स है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो क्या कहेगा, बिजनेस बंद कर दीजिए, तो क्या कहिएगा, जो फिक्स एसेट्स है उसको क्या करिए, किसी को बेच दीजिए,
ठीक है, उसी लीज पर ले लीजिए, सेल्स एंड लीज बैक एग्रीमेंट ले लीजिए, फिर पैसा कमा लीजिए, फिर उसे खरीद लीजिए। ठीक है, सेल्स एंड लीज बैक, सी का क्या हो जाएगा हमारा, सी का सेकंड। सी का सेकंड कहां पर है, एक ही जगह पर। अगली है फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज का मतलब क्या, द लेसर ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड टू द ओनरशिप ऑफ द एसेट्स ऑफ लेसी। नहीं, जैसे मान लीजिए किसी से आपने लीज पे लिया, तो जितना रिस्क और रिवॉर्ड है सब आप पे आ गया, तो भैया नल टूटेगा तो आपको लगाना है, मशीन में कुछ भी खराबी हो गई तो आपको लगाना है, इसको कहते हैं फाइनेंशियल लीज। एक होती है कौन सी, ऑपरेटिंग लीज। ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है द लेसर डज नॉट ट्रांसफर ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू द ओनरशिप ऑफ द एसएससी। ठीक है, जो उसमें कुछ खराबी आएगी वो मालिक करके देगा, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग। फाइनेंशियल मतलब पूरा लगेगा भाई लंका आपका, मतलब क्या, जितने उसके रिस्क हैं रिवॉर्ड है सब आप पर ट्रांसफर हो रहे हैं। इसके बाद ऑपरेटिंग की बात की जाएगी, जितने भी रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो कौन वहन कर रहा है, मालिक। आपको सिर्फ पैसा वहां पर पुट कर देना है, जो सॉरी लीज एग्रीमेंट है आपका। डायरेक्ट लीज, डायरेक्ट लीज का मतलब होता है द लेसी एंड द ओनर ऑफ द इक्विपमेंट हैज टू डिफरेंट एंटिटी। लेसर और उसका ओनर दोनों अलग अलग लोग हैं, इसको कहते हैं डायरेक्ट लीज। ठीक है, हाँ, जैसे कि भाई आपके पास पैसा है ना, आपने खेत खरीदा और दूसरे को लीज पर दे दिया, उसको कहते हैं डायरेक्ट लीज, वहीं से उठा कर ले लिया सामान, है ना। टाइप्स ऑफ टेस्ट, इसमें एक याद होगा तो आप बना लेंगे पूरा। काय स्क्वायर टेस्ट में क्या होता है, काय स्क्वायर टेस्ट में क्या होता है, गुडनेस ऑफ फिट। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है और उसमें क्या होती है, गुडनेस ऑफ फिट होती है। तो डी का क्या होना चाहिए, डी का 3 कहां पर है। ठीक है, इसके बाद ए में क्या है, कोर्कुस वॉलिस टेस्ट। ये भी नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, टू कंपेयर मीन्स ऑफ मोर देन 2 पॉपुलेशन ग्रुप। दो क्या करना है, दो पॉपुलेशन ग्रुप के मीन को क्या करना, कंपेयर करना है, तो किसकी जरूरत होगी, कुर्कुस वॉलिस की, है ना। जेड टेस्ट, ठीक है भाई, क्या करना, टेस्टिंग द डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ 2 सैंपल ग्रुप। 2 सैंपल ग्रुप के मीन के बीच में डिफरेंस चेक करना है, तो किसकी, जेड की। ठीक है, अब बोलेंगे दोनों अलग अलग है, वो पॉपुलेशन पर है और ये किस भी है, सैंपल पर है। पॉपुलेशन मतलब क्या, बड़ी जनसंख्या, सैंपल मतलब उसका छोटा सा भाग। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि भाई एक बोरा चावल है, 1 केजी चावल है, राइस है, ये क्या कौन सा हो जाएगा, ये सैंपल है। भाई भोज में कौन सा चावल यूज करना चाहिए, क्या करते हैं हम, सैंपल लेके आते हैं, क्या करते हैं, उसका सैंपल लेके आते हैं, कि बोरा उठा के ले आते हैं, नहीं ना, 1-1 केजी सब में से लेते हैं। और जो जो पूरा बोरा है, बैग ऑफ राइस, वो क्या है हमारा, पॉपुलेशन है। ठीक है, तो भाई बैग ऑफ राइस है ना, दूसरे बैग ऑफ राइस, इसमें कौन सा है, मान लीजिए कोई भी एक, हाँ इसमें बासमती है भाई, बड़ी लोग बड़ी बात है भाई, कतरनी है भाई, नहीं, उस दोनों के सैंपल निकाल रहे हैं उस टाइम के, 1-1 केजी करके दोनों को ले लिए। अब 1-1 केजी सैंपल लिए और फिर बना करके खाने के बाद उसके मीन के बीच डिफरेंस देख रहे हैं, सैंपल में देख रहे हैं तो कौन सा, जेड। ठीक है, और अगर पॉपुलेशन में देख रहे हैं दोनों को खाने के बाद, 1-1 बोरा खाने के बाद, किसी किसी आदमी को तुरंत खाने में पता चल जाता है, नहीं पूरा बोरा खाने के बाद ही पता चलेगा उठा के, तो पूरा बोरा खाने के बाद पता कर रहे हैं कि भाई उसकी मीन वैल्यू क्या है, इसकी मीन वैल्यू क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसको बोलते हैं कुर्कुस वॉलिस। ठीक है, बूढ़ा खाने के बाद, बूढ़ा बूढ़ा मतलब पॉपुलेशन, भाई जो छोटा सा 1 केजी खाने के बाद बता देगा वो क्या हो जाएगा, जेड टेस्ट। ठीक है, अगली है अनोवा। अनोवा मतलब होती है कौन सी, अनोवा पैरामेट्रिक टेस्ट है ये, कंपेयर मींस मोर देन 2 पॉपुलेशन। ये कौन सी है, पैरामेट्रिक है, जो 2 पॉपुलेशन ग्रुप के मीन को क्या करती है, कंपेयर करके देती है। ठीक है, और काय स्क्वायर तो पता ही चल गया, नॉन पैरामेट्रिक तो गुडनेस ऑफ फिट होती है उसमें, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा होगा नोट्स में।
अगला है हमारा, कल यूज ने पढ़ाया था ना, क्या बोले थे कि पूछेगा क्वेश्चन पक्का, उसी सेट में पूछ लिया 2 बार। सोर्स ऑफ पावर, कंसेप्ट ऑफ पावर, डोमिनेंट नीड, मैनेजिंग स्टाइल। सोर्स ऑफ पावर का मतलब क्या? पावर एक्सटेंशन, इंपावरमेंट, बिल्डिंग कल्चर, मल्टीप्लाइंग। क्या हो जाएंगे? सोर्स ऑफ पावर मतलब क्या? सोर्स ऑफ पावर का मतलब क्या? इंपावरमेंट, ठीक है। कौन सा? इंपावरमेंट। भाई जिसके पास पावर है वही इंपावर कर सकता है किसी चीज को, है ना। ए का क्या हो जाएगा? 2। ए का 2 3 जगह पर है। अगली है डोमिनेंट नीड, ठीक है। मैनेजिंग स्टाइल, और मैनेजिंग स्टाइल का मतलब क्या हो जाएगा? पावर एक्सटेंशन, पक्का। मैनेजिंग स्टाइल, बिल्डिंग कल्चर। डी का क्या हो जाएगा? 3। ए का 2, डी का 3 कहां पर है? यहीं पर। इसके बाद बी का क्या हो जाएगा? कंसेप्ट ऑफ पावर, मल्टीप्लाइंग, ठीक है। उसके बाद मैनेजिंग स्टाइल, तो सर डोमिनेंट नीड, तो क्या हो जाएगा? पावर एक्सटेंशन। डोमिनेट करना है किसी को, गुलाम बनाना है, तो पावर को क्या करना पड़ेगा? अपनी पावर को बढ़ानी पड़ेगी। दुनिया को गुलाम बनानी है तो क्या करनी होंगी? अपनी पावर को बढ़ाएंगे। चलिए, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, एक तो उसमें पता होगा ही, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, पेरिटो, लॉन्ग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप जानते हैं, क्या लिखा हुआ है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेयर इवेंट्स इन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इन वेरी स्मॉल बट नंबर ऑफ ट्रायल्स आर वेरी लार्ज। पॉइजन क्या है भाई? है छोटा होता है लेकिन उसके जो परिणाम होते हैं ना बड़े होते हैं, तो उसी को कहते हैं पॉइजन। तो डी का क्या हो जाएगा? 2। डी का 2 कहां पर है? एक ही जगह पर। आंसर इज, ठीक है। इसके बाद कौन सी आपकी? पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन। पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? ठीक है, पेरिटो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्रॉपर्टी एंड सर्टेन ह्यूमन एबिलिटीज इन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। उसके बाद है ए टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव अराइवल ऑफ कस्टमर इन क्यू। इंटरवल की जब बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल। इसके बाद कौन सा? मूवमेंट ऑफ स्टॉक प्राइस इन डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ इनकम इन सोशलिस्टिक सोसाइटी, तो क्या हो जाएगा? लॉन्ग नॉर्मल। पॉइजन के बारे में इतना याद रखना है कि भाई क्या होगी उसकी उतनी छठी, लेकिन उसके ट्रायल्स बड़े होते हैं, ठीक है। ट्रायल्स बहुत बड़ा होता है लेकिन अकरेंस जो होती है बहुत स्मॉल होती है, संभावना बहुत कम होती है, लेकिन ट्रायल उसका क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट, सेल्स प्रमोशन मेथड, स्टॉक अलाउंसेस, प्रीमियम, सैम्पलिंग, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? एडवर्टाइजिंग का मतलब एडवर्टाइजिंग, स्टॉक अलाउंसेस, सैम्पलिंग क्या होता है? सैम्पलिंग क्या होता है? अच्छा, ये सैम्पलिंग किसको देंगे? सैंपल किसको देंगे भाई? क्या लिखा हुआ है? टू इंसेंटिवाइज कस्टमर्स टू ट्राई अ न्यू प्रोडक्ट। जब हम क्या करते हैं भाई? सैम्पलिंग इसलिए जाकर के कस्टमर को देखते हैं कि भाई एक न्यू प्रोडक्ट एक बार आप यूज करके देखिए, अच्छा लगेगा, है ना। उसको आप इंसेंटिव दे रहे हैं कहीं ना कहीं। सस्ती इंसेंटिव का मतलब ये नहीं कि इंसेंटिव पैसा में देना, उसको भी तो सामान सस्ता मिल रहा है ना, फ्री में मिल रहा है ना, कहीं ना कहीं पैसा खर्च करता है उसके लिए।
दूसरी क्या है? तो क्या हो जाएगा? सी का वन दो जगह पर है, एक यहां पर है एक यहां पर है। दोनों में कॉमन क्या है पता है? डी का 3, टू स्टोर ट्राई अ न्यू प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। इसके बाद क्या है? ए का स्टॉक अलाउंसेस और बी का प्रीमियम्स। प्रीमियम क्या देते हैं? प्रीमियम का मतलब किसने? टू कस्टमर टू इंक्रीज देयर कंजम्पशन। प्रीमियम इसलिए देते हैं कि वो कस्टमर क्या करे? कंजम्पशन को बढ़ाए। अभी जो एक बार साबुन रगड़ा 2 बार साबुन रखे बढ़िया से, फ्री में तो मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। प्रीमियम जब भी जियो आया था तो प्रीमियम मिल रहा था ना कि इंटरनेट फ्री, जितना यूज करते रहो करते रहो करते करते वो क्या हो गई? आदत बन गई है ना। जैसे अभी 5G क्या है? अनलिमिटेड है भाई, 239 रिचार्ज कराइए। अगर आपके फोन 5G सपोर्ट करते हैं तो 5G जितना यूज कर सके, कोई लिमिटेशन नहीं है ना। तो ये क्या है? प्रीमियम, ताकि कंजम्पशन बढ़ाए। जब भी एक बार 5G की क्या आदत लग गई, 4G उसको स्पीड कम लगने लगेगा, फिर उस पर क्या कर देंगे? डायरेक्ट चार्जेस कर दिए जाएंगे, अपने आप सीधे सारी की सारी लॉस प्रॉफिट में सेटल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए का 2 स्टॉक अलाउंसेस ट्राई अ न्यू प्रोडक्ट, ए का 2, बी का क्या हो जाएगा? 4, सी का 1 एंड डी का 3। आंसर इज 1। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कुछ कंडीशंस जो हैं और उसके क्या से सेक्शंस हैं, इसको बता दिया यहाँ पर। सेल बाय ऑक्शन, ब्रीच ऑफ वारंटी, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ब्रीच जानते हैं, ब्रीच का याद होगा। ब्रीच, ब्रीच किसमें है? ब्रीच का याद हो जाएगा, अपने आप हो जाएंगे सब। ब्रीच मतलब क्या? सेल बाय डिप्रिसिएशन, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, कोई एक भी नहीं आता। सेल बाय ऑक्शन, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, कौन सा? कंफर्म नहीं, मारना तो है ही ना, कंफर्म नहीं है। जी का सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ टाइटल 27। और ये सेल बाय डिस्क्रिप्शन कहाँ पर आता है? ब्रीच कहाँ पे आती है? ब्रीच ऑफ वारंटी कहाँ पर आती है? 13 में। 13 में क्या है? ब्रीच। 15 में क्या है? सेल बाय डिस्क्रिप्शन। क्या हो जाएगा आंसर? बी का 3 और सी का 1। आंसर इज ए का क्या हो जाएगा? 4। सेल बाय ऑक्शन 64, ठीक है। सेल बाय ऑक्शन 64। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, आंसर इज फर्स्ट। ITR ये तो सही होना चाहिए भाई। सुगम किसके लिए यूज करते हैं? वो तो ITR 4 का नाम ही है सुगम, किसके लिए यूज करते हैं? ये बड़े अच्छा बात है। सुगम किसके लिए यूज किया जाता है? ITR 2 किसके लिए यूज करते हैं? ए का क्या हो जाएगा? ITR 2 किसके लिए यूज करते हैं? ITR फॉर्म्स, ये अलग अलग ITR फॉर्म बात है। ITR 2 यूज करते हैं ऐसे इंडिविजुअल और HUF के लिए जिसकी बिजनेस और प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है, उसके लिए ITR 2 यूज करते हैं। ए का क्या हो जाएगा? 4। ITR 6 किसके लिए यूज करते हैं? ITR 6
ए कंपनी अदर देन क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11। बी का क्या हो जाएगा 1, ए का 4 होगा, बी का 1। सी का ITR 7 किसके लिए यूज किया जाता है? For a person including a company who are required to finish return under section 139(4)(a), 139(4)(b), 139(4)(c and 139(4)(d। ठीक है, और ITR 4 यूज करते हैं फॉर अ प्रिजम्पटिव बिजनेस इनकम कवर्ड अंडर सेक्शन 40AD और 40AE। ठीक है, जितने भी ITR फॉर्म्स हैं एक बार उसको जरूर पढ़िएगा। ITR फॉर्म्स, ITR 1 किसके लिए, 2 किसके लिए, 3 किसके लिए, 4 किसके लिए, 5, 6, 7 तक है सर, जनरली 7 तक है ना। नेक्स्ट, सीक्वेंस द फॉलोइंग डिफरेंट सेटलमेंट स्टेज ऑफ WTO डिस्प्यूट। WTO के अंदर डिस्प्यूट जो होती है उसकी सेटलमेंट सिस्टम को सिस्टमेटिक ढंग से क्या करना, प्रेजेंट करना। सबसे पहले क्या होंगी WTO के अंदर जो क्या होती है, डिस्प्यूट होती है, उसको सेटलमेंट कैसे किया, सबसे पहले क्या होगा हैं? पहला क्या होगा, जैसे ही कोई देश या इंडिया और पाकिस्तान में झगड़ा हो गया तो क्या करेगा, सबसे पहले WTO कंसल्ट करेगा दोनों से, दोनों पार्टी से। तो सबसे पहले क्या हो गया ई, उसके बाद क्या होंगी ई के बाद ई के बाद पैनल क्या करेंगे, उसके जो रिव्यू करेंगे, कंसल्ट करेंगी, पैनल रिव्यू। इसके बाद क्या होंगी, अपील, क्या होंगी, अपील। उसके बाद सारी सुनवाई, और उसके बाद लास्ट में इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जो चीजें निर्णय हुई हैं उसको मानना है। सबसे पहले क्या होती है, दोनों पार्टी से कंसल्ट किया जाता है ना। कोर्ट भी करती है ना कि भाई क्या करते हैं कि भाई घर के बाहर, पहले कोर्ट के बाहर ही सुलझा लो, नहीं सुलझाना है तो फिर तो कोर्ट के अंदर में सुलझाना है ही बेटा। ठीक है, चलो अगली, ध्यान से सोता है, ठीक है, ध्यान थोड़ा सा भी हटा तो बस सीधा सब कुछ खराब, दुनिया का सारा काम किया हुआ खराब हो जाएगा वहाँ। कट, CATT, CATT, कट के अंदर क्या करते हैं, हमें सूचना मांगनी है। उसके लिए सबसे पहला क्या होगा हमारा, एक ऑडिटर क्या लिखा, अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस द फॉलोइंग बेनिफिट्स अवेलेबल टू इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हु यूज कट। ठीक है, क्या क्या होंगे सर को हायरार्की में सजानी है, क्या हो जाएगा, जो कट यूज करते, कट मतलब क्या, इंफॉर्मेशन एक नेटवर्क। सबसे पहला क्या, चेक सस्पिक्युलिटी ऑफ थ्रेट, मच ऑफ द अकाउंटिंग इज डन थ्रू क्लाउड अकाउंट्स और ऑनलाइन सिस्टम। कट हम तभी यूज कर सकते हैं जब क्या की अकाउंटिंग क्लाउड के थ्रू की गई है। ठीक है, इसके बाद दूसरा इवेल्युएटिंग द सिस्टम, सिस्टम को इवेल्युएट करना। फिर उसके बाद डाटा सिक्योरिटी, ब्लास्टर्स कंट्रोल एंड ई डेवलप्ड IT गवर्नेंस। अभी जितने भी क्या हैं अलग अलग कंपनियां और IT जो गवर्नमेंट की अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब के सब क्या करती हैं, जितनी भी अपने ट्रांजैक्शंस या कुछ भी चीज़ें रिकॉर्ड कहाँ पर कर रही हैं, वो क्लाउड के ऊपर, ऑनलाइन के ऊपर, नहीं, ताकि कभी भी ऑडिटिंग हो तो ज़्यादा परेशानी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, फटाफट सूचना उसको मिल जाएंगी और फटाफट जल्दी जल्दी ऑडिटिंग हो जाएगा, नहीं तो फिर सालों लग जाएंगे, लग जाते हैं। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर प्रॉपर सीक्वेंस द फॉरकास्ट डिमांड। डिमांड को फॉरकास्ट करना है तो इसको जो जो प्रक्रिया दी गई है उसको क्या करनी है, प्रॉपर सीक्वेंस में सजाना है। मेकिंग चॉइस ऑफ मेथड्स ऑफ डिमांड फॉरकास्टिंग, estimation and interpretation of result, specifying the objectives, determining the time perspective, collection of data and data adjustment। सबसे पहला क्या होगा, डिमांड को फॉरकास्ट करना है, सबसे पहला क्या होगा,
डिमांड को फोरकास्ट करना क्या होगा? सबसे पहला क्या होगा? कोई भी चीज में अगर स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव हो, नहीं, निर्धारण करना हो, डिटर्मिनेशन करना, वो फर्स्ट पे आता है लगभग हर में। स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव, तो सी सबसे पहला आ गया। उसके बाद कौन सा, ए या डी? देखा, मेकिंग चॉइस ऑफ मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। इसके बाद क्या करेंगे? चॉइस करेंगे। डी लिखा हुआ है, डिटरमाइनिंग द टाइम पर्सपेक्टिव। जब ऑब्जेक्टिव क्या कर लिए, स्पेसिफाई कर लिए हैं, तो टाइम को देखना है कि किस टाइम पीरियड में निकाल के देना है हमको। तो सी के बाद क्या हो जाएगा हमारा? डी। डी के बाद मेकिंग चॉइस ऑफ मेथड। इसके बाद ई, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड डेटा एडजस्टमेंट। एंड लास्ट में बी, एस्टिमेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट को इंटरप्रेट करना, एस्टिमेट करना रिजल्ट को, ये कहां पे आता है? लास्ट में। ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग का क्या पूछा है? प्रॉपर सीक्वेंस। नेक्स्ट चलिए भाई, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप इन्वॉल्व इन द बजटिंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। क्या करना है? बजटिंग करनी है। बजटिंग के लिए प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा इसमें से? बजटिंग के लिए प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगी? स्क्रीनिंग द प्रपोजल, इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस प्रपोजल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, परफॉर्मेंस रिव्यू, इंप्लीमेंटिंग द प्रपोजल। सबसे पहले क्या करते हैं? कोई भी चीज में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, कैसे करेंगे? सबसे पहला क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, सी सबसे पहले आएगा। सी के बाद ए दिया हुआ पहले से, स्क्रीनिंग द प्रपोजल। उसके बाद क्या आएंगे? इवैल्यूएशन ऑफ वेरियस प्रपोजल। ठीक है, क्या होंगी? तो लास्ट में होगी। ये भाई बजटिंग करनी, क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे प्रपोजल को। उसके बाद क्या करेंगे? स्क्रीनिंग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इवैल्यूएशंस करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इंप्लीमेंटिंग द प्रपोजल एंड परफॉर्मेंस रिव्यू। उसका परफॉर्मेंस क्या वो लास्ट में चेक करेंगे कि पहले चेक कर लीजिएगा? लास्ट में। इतना कंफ्यूजन क्या है दिमाग में पड़ा हुआ? चलिए, ये तो सही होना चाहिए कम से कम। क्या करना है? रिसर्च प्रोसेस को क्या करना है? सिस्टमेटिक रूप से क्या करना है? सजाना है। क्या क्या आएंगे सबसे पहले? आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या होंगे? सबसे पहले सी, डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद क्या? फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। इसके बाद क्या? रिसर्च डिजाइन। उसके बाद एनालिसिस, और लास्ट में इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट। ह्यूमन नीड्स इन हायरार्की। किसकी बात कर रहा है? ह्यूमन नीड्स की बात कर रहा है हायरार्की में। मास्लो जी, हायरार्की नीड्स है ना। सबसे पहले एक मानव को क्या चाहिए? फूड एंड शेल्टर चाहिए। इसके बाद क्या चाहिए उसको? इंश्योरेंस ऑफ एक्सीडेंट। इंश्योरेंस ऑफ एक्सीडेंट का मतलब उसको क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए। तो सी भी मिल चुका है, ए भी मिल चुका है। अब वो क्या ढूंढेगा? रिलेशन ढूंढेगा या रिकॉग्निशन ढूंढेगा? क्या ढूंढेगा? जब खाना मिल चुका है, पानी मिल जाएगा, क्या ढूंढेंगे आप? हाँ, क्या होगा? सबसे पहले डेवलपिंग मीनिंगफुल रिलेशन विथ अदर्स, CAE। उसके बाद क्या करेगा? डिस्टिंक्शन इन चूजन एरिया ऑफ मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल, अपनी पोटेंशियलिटी बढ़ाना शुरू करेगा। और लास्ट में क्या करेगा? सॉरी नहीं, रिकॉग्निशन और डी, CAEBD। यह है मास्लो जी के हायरार्की नीड्स की थ्योरी। सबसे पहले लोग क्या ढूंढते हैं? पहले खाना, फिर घर, फिर उसके बाद सिक्योरिटी, फिर उसके बाद रिलेशन, उसके बाद क्या? अपनी रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट और पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, बढ़िया है ना, 5 थ्योरी लिख दे उसके लिए, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार आ रहा है। एक ही चीज के लिए 10-10 थ्योरी आ रहे हैं। ठीक है,
लिखा हुआ अरेंज द फॉलोइंग इंडस्ट्री वर्टिकल्स इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेटेज ऑफ इंडेक्स कोर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, सबसे वेटेज इंडेक्स देखिए, जो सेक्टर जितना पावरफुल है उसको क्या किया जाता है, उसको वेट दिया जाता है। कोल का कितना है 10.33%। सीमेंट का कितना है, सीमेंट 5.37%। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का कितना है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का दिया हुआ है 28.04%। इलेक्ट्रिसिटी का कितना है 19.85%। स्टील का कितना, स्टील का है 17.92%। और दो चीज और है इसमें, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का वेटेज इंडेक्स है आपका 2.63%, सबसे कम इंडिया में। ठीक है, इसके बाद ऑयल का कितना है 8.98। इसके बाद नेचुरल गैस का कितना है, नेचुरल गैस का आपका वेटेज इंडेक्स है 6.98 शायद, नहीं 6.88%। ये है आपकी सारी जितनी भी कोर इंडस्ट्रीज है इंडिया की, उसका वेटेज इंडेक्स। कितनी कोर इंडस्ट्रीज है, 5 और 3 8। कोल, सीमेंट, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, फर्टिलाइजर, ऑयल, नेचुरल गैस, है ना। सबसे पहले इसको याद कैसे करेंगे, फर्टिलाइजर कितने पोजीशन पर है, 2 पर। ठीक है, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर कितना केजी, 2 केजी। ऑयल 8 केजी। ठीक है, तो नहीं, उससे पहले नेचुरल गैस, कौन सी नेचुरल गैस से पहले क्या होगी, सीमेंट। इसको हायरार्की में याद रखेंगे, पहले जरूरी है। अगले बार इंडेक्स क्या करेगा, वो मिलाने के लिए देगा इंडेक्स। सबसे पहला किसका, फर्टिलाइजर का, फर्टिलाइजर कितना केजी, 2 केजी। उसके बाद सीमेंट कितना, 5 केजी। उसके ऑयल, नेचुरल गैस 100 केजी, ऑयल 8 केजी। उसके बाद कोयला 10 केजी। उसके बाद कौन सा है, स्टील। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी 19। और रिफाइनरी कितना है, 28 लग, ये है ना, और तो कोई है नहीं। चलिए, इसको याद कैसे रखना है, F2 नहीं, F2 बटन होता है ना कीबोर्ड में, कौन सा बटन है, F2। ठीक है, F2 मतलब कौन सा, फर्टिलाइजर का कितना है 2%। उसके बाद C का बॉन्डिंग कितना है, हमको केमिस्ट्री याद रखना है, F2 फर्टिलाइजर 2। C का केमिकल बॉन्ड कितना है, कोल का 5। नेचुरल गैस का कितना है केमिकल बॉन्ड 6। ये अपने के लिए है भाई, केमिस्ट्री में यूज नहीं करनी है। ऑयल में कितना है 8, कोल का 10, स्टील 17, इलेक्ट्रिसिटी 19 और रिफाइनरी 28। ठीक है, वैसे नहीं। F का कितना 2, फर्टिलाइजर कितना हो जाएगा 2। C कितना, C का केमिकल बॉन्ड 5, नेचुरल गैस 6, ऑयल 8, कोल 10, स्टील 17, इलेक्ट्रिसिटी 19 एंड रिफाइनरी 28। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, तो केमिकल बॉन्ड याद करते थे ना। हाँ, किसका कितना परमाणु संख्या है, किसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, किसका। चलिए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेज ऑफ बाइंग डिसीजन प्रोसेस इन द लॉजिकल सीक्वेंस। बाइंग डिसीजन कौन कौन सा, कॉम्प्रीहेंशन, एडॉप्शन, नीड रिकॉग्निशन, लेगिटिमेशन, एटीट्यूड फॉर्मिंग। सबसे पहला क्या आ जाएगा, लोग बाइंग डिसीजन सबसे पहले शुरू कहां से करते हैं, सबसे पहले जरूरत से ना। उसके बाद जरूरत के बाद क्या आती है,
जरूरत को डिफाइन करते हैं कि सही में है या भी नहीं है। उसके बाद क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं या एटीट्यूड फॉर्मिंग करते हैं, क्या करते हैं उसके बाद एटीट्यूड फॉर्मिंग, उसके बाद कौन सी, डी लेगिटिमेशन, और लास्ट में कौन, बी एडॉप्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीड देखते हैं, उसके बाद कॉम्प्रिहेंड करते हैं, उसके बाद एटीट्यूड बनाते हैं कि नहीं इसमें तो लेंगे तो ब्रांड ही लेंगे, है ना, और जब लेने जाते हैं तब पता चलता है, ठीक है, और उस हिसाब से तब क्या करते चीजों को अडॉप्ट करते। आंसर क्या हो जाएगा, CAEDB, ये है हमारा बाइंग डिसीजन प्रोसेस। Arrange the intellectual capital management process flow stage proper sequential order. Index, capture, republic, identify, store. सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहला क्या, आइडेंटिफाई, उसके बाद आइडेंटिफाई के बाद क्या होगा, जिस चीज को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उसको क्या करना है, कलेक्ट करना शुरू करेंगे ना। कलेक्ट का मतलब क्या होता है, कैप्चर, डी के बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, वो वर्ड चेंज करेगा, हमको थोड़े, कैप्चर मतलब क्या, चीजों को कलेक्ट करना, बस। क्वेश्चन आप लोग देखते हैं नहीं कि बस डर के मारे एकदम चीजें नहीं भाई, आ गया कुछ ना कुछ भाई एक अलग से। चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं तो किन किन डिडक्शन को किस हिसाब से क्या करते हैं, घटाते हैं। देखा क्या करेंगे, टैक्स भरते हैं ना लोग का, हाँ तो कैसे करते हैं इसका, भाई ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात हो रही है, लोगों का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता होगा कि नहीं होगा, जितना वाला है सब बेलाल्ला सब। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो कि लेट आउट है, लेट आउट का मतलब क्या है, किराए पर लगा हुआ है, ठीक है, तो किराए पर लगा हुआ, तो उसके उस समय जब हम क्या करते हैं उससे क्या टैक्स कैलकुलेट करते हैं, किन किन चीजों को डिडक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं उसका, सबसे पहले GAV निकालते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं उसका, है ना, उसमें फिर अलग अलग रेंट होता है, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल रेंट, फेयर रेंट, एक्चुअल रेंट, ठीक है। सबसे पहले क्या घटाते हैं, सबसे पहले घटाते हैं कि उसमें कौन सा, म्युनिसिपल टैक्स, GAV कैलकुलेट करने से पहले म्युनिसिपल टैक्स पहले घटा लेते हैं, ठीक है, जो उसका एक्चुअल रेंट या जो एक्चुअल रेंट निकल के आता है उसमें से क्या करते हैं, सबसे पहले म्युनिसिपल टैक्स ही घटाते हैं, MT घटाते हैं, MT घटाते हैं तो क्या आता है हमारा, GAV। अब GAV में से क्या क्या, सबसे पहले अनरियलाइज्ड रेंट, ऐसी रेंट जो अनरियलाइज्ड है, उसके बाद कौन सी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन परचेज जो भी, ए बी सॉरी क्या हो जाएगा, सबसे पहले ACB, ठीक है। अगला 86 नंबर, जल्दी जल्दी फटाफट करना है, टाइम नहीं है। Monetary policy cannot influence economic growth but can only support it by creating political factors. Monetary policy rate change get transmitted across markets and eventually get reflected in lending rate, mortgage rate, yields. Hence, monetary policy can address the current inflation. Monetary policy क्या किस चीज के लिए, करंट इन्फ्लेशन को चेक करती है ना कि नहीं, कैसे, फिर मुंह बकवास बंद। अरे भाई मॉनेटरी पॉलिसी बनाती कौन है, RBI, और इन्फ्लेशन कंट्रोल कौन करती है, RBI पॉलिसी खाने के लिए बनाती है, तो बोल ना फिर, तो जब भी पूछ रहे तो जा, मॉनेटरी पॉलिसी क्या भाई एड्रेस करता है करंट इन्फ्लेशन को, और उस समय क्या करते हैं, रेट चेंज करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। अगली है मॉनेटरी पॉलिसी इट्स ओन कैन नॉट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या मॉनेटरी पॉलिसी पर डिपेंडेंट है, किस पर, फिस्कल पॉलिसी पर। तो आंसर क्या है, दोनों के दोनों कथन सही है गलत है, पहला सही है, दूसरा क्या है, सही है गलत है, उसमें लेंडिंग रेट में चेंज करता है, मॉर्गेज रेट में चेंज करता है, क्या क्या आती है उसमें, CRR, SLR,
रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो ये सारी चीजें गलत हो गई ना। आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही है और दूसरा गलत है। उसमें दिख रहा है रेट की भाई अलग अलग रेट लिखा हुआ है, तब भी आप लोग गौर नहीं करो उसमें। चलिए अगला। हाँ हाँ दिमाग खराब है ऐसे, सैलरी लेवा कर दिमाग लोग के नहीं खराब होते थे कल। यदि 1 रुपया नहीं आता ना तो सीधे धरना वैसे भी फटाक से फट से। When holding company holds more than 50% share of company, the holders of the rest of share will be minority. अगर एक आदमी किसी का 50% से ज्यादा शेयर ले लिया है तो बाकी शेयर वाले क्या कहलाएंगे? माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहलाएंगे। सही है गलत है? सही है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग प्रोपोर्शनेट शेयर एंड रिवर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट किससे कैलकुलेट होता है? प्रोपोर्शनेट शेयर से नहीं। अगर 50% से ज्यादा चला गया है तो माइनॉरिटी हो जाएगा। माइनॉरिटी से 50% चला गया है तो ज्यादा क्या बाकी जो रहेगा वो क्या रहेगा? वो माइनॉरिटी रहेगा। तो ये क्या क्या हो जाएंगे रीजन? गलत। पहला क्या है? बिल्कुल सही। चलिए ये लास्ट में दिया हुआ था भाई। अगली है द थ्योरीज ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली आर फाउंड टू बी इन एप्लीकेबल टू रियल लाइफ मार्केट कंडीशंस। सही है गलत है? दूसरा है रियल लाइफ ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल नंबर ऑफ सेलर्स, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, बैरियर्स ऑफ एंट्री, indeterminate price and output, all leading to wide variety of situations. ओलिगोपोली मार्केट कैसा होता है ये पूछ रहा है आपसे। ओलिगोपोली मार्केट कैसी होती है ये पूछ रहा है। क्या हो जाएंगे? प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली मार्केट इन एप्लीकेबल है रियल लाइफ मार्केट कंडीशन से। बिल्कुल सही है गलत? सही है ना? ठीक है। रियल लाइफ ओलिगोपोली का मतलब क्या है? स्मॉल नंबर ऑफ सेलर, इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं ना। वो बढ़ाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? नहीं नहीं हम बढ़ा नहीं सकते, वो घटाएगा तो क्या करेंगे? हमको घटाना ही पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर करेक्ट। अब करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे? पूछेंगे उससे कि भाई रियल मार्केट लाइफ कंडीशन में क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि वो सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें बता रहा है कि ये सब प्रॉब्लम है भैया, इसीलिए रियल लाइफ में नहीं लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। हाँ नेक्स्ट। ट्रांसलेशन एक्सपोजर्स रेफर्स टू द एक्सचेंज gain loss occurring from the difference in the exchange rate at beginning at the end of counting period. दो तरह के एक्सपोजर्स होते हैं ना, एक ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एंड सेकेंड इज ट्रांसलेशन एक्सपोजर। ठीक है। दूसरा कहता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर रेफर्स टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ फर्म। भैया नहीं, वैल्यू ऑफ फर्म डिसाइड कौन करता है? ट्रांसलेशन। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म जब भी एक्सचेंज रेट में बदलाव होता है और वहां से वैल्यू ऑफ फर्म पर जो इफेक्ट पड़ती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ट्रांसलेशन एक्सपोजर। दूसरी होती है ट्रांजैक्शंस एक्सपोजर, एक्सचेंज रेट के बदलने से किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस पे जो बदलाव होती हैं तो क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शंस एक्सपोजर। बात समझे? एक्सचेंज रेट में जो बदलाव होंगी और उससे वैल्यू ऑफ फर्म पे जो क्या करता है, प्रभाव पड़ता है, उसे क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? एक्सचेंज रेट से पड़ने वाला किस पर प्रभाव? एक किसी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस पर, उसको कहेंगे ट्रांजैक्शंस एक्सपोजर। चलो हो गया लास्ट 90 नंबर क्वेश्चन पहुंच गए। इसके बाद है आपका पैसेज है, पैसेज को आप लोग करके आइएगा, इसको भेज दूंगा ग्रुप में, पैसेज को कर दिखेंगे, खुद से करेंगे कितने सही होते हैं। If your population from which a sample can drawn does not constitute a homogeneous group, stratified sampling technique is generally applied in order to obtain a representative sample. Stratified sampling हम पढ़े हैं ना, क्या होता है?
हाँ कि होमोजीनियस ग्रुप से क्या बनाना है, हेट्रोजीनियस डेटा बनाना है? तू पागल है, स्ट्रैटिफाइड में हेट्रोजीनियस होगा कभी डेटा? सब मिला होता है। होमोजीनियस का मतलब क्या, सब एक जगह मिला हुआ है। क्या बोल रहा है, इफ अ पॉपुलेशन फ्रॉम विच अ सैंपल इज टू बी ड्रॉन डज नॉट कंस्टिट्यूट अ होमोजीनियस ग्रुप, ठीक है। इफ अ पॉपुलेशन क्या, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग टेक्निक इज जनरली अप्लाइड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, सही तो है। होमोजीनियस ना होता है गुड पहले डेटा, उसके बाद ना हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या, बदल, एक तरफ लड़का कर दे एक तरफ लड़की, ये हो गया हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या, जहां मिक्सचर है सबका, खिचड़ी बना हुआ है। गलती मत करना वहां पर। क्या हो जाएगा, पहला करेक्ट है। दूसरा, केस ऑफ सैंपल जेड टेस्ट इज अप्लाइड व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉट अवेलेबल, सही है गलत है? नहीं, जब जेड टेस्ट कब अप्लाई होता है, जब स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं होते हैं। नहीं, जेड टेस्ट यहां पर क्या हो जाएगा, जेड की जगह टी अगर लगा देंगे तो ये कथन सही हो जाएगा। टी टेस्ट इज अप्लाई व्हेन स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है तो क्या लगाना पड़ेगा, टी टेस्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो चाय पिला दे भाई, ठीक है। स्टैंडर्ड नहीं है ना, कॉफी नहीं है तो चाय पिला दे। कॉफी क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है तो क्या कर दो, टी पिला दो। टी मतलब टी टेस्ट पिला दो, ठीक है। अगली कौन सी, जेड टेस्ट। जेड टेस्ट कब यूज होती है, जब स्टैंडर्ड डिविएशन भी रहेगा और चीजें क्या रहेंगी, स्मॉल रहेंगी, नहीं लार्ज रहेंगी, ठीक है। लार्ज सैंपल रहेंगी और स्टैंडर्ड डिविएशन भी प्रेजेंट वहां पर रहेगा। इस तरह से हमने 90 तक क्वेश्चंस खत्म कर दिए हैं। इसमें 2 बचे हुए हैं, कौन से, पैसेज, वो आप लोग करिएगा, मैं भेज देता हूं इसको, आप लोग घर पर बैठ करके करेंगे। बाकी इसमें जितने भी टर्म्स पढ़े हैं उसको एक बार जरूर रिवीजन करिएगा, कहीं पर अगर कोई दिक्कत आती है उसको पूछ लीजिएगा, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। और भैया भांग वांग पी कर पागल नहीं बनी भाई ज़्यादा दिन, तो हम पागल हो जाएंगे, है ना। कुछ दिन बाद एग्जाम है और यहाँ पर बोल रहा है कि हेट्रोजीनियस होमोजीनियस का अंतर, तो हम खुद पागल हो जाएंगे थोड़े दिन में। हाँ ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन के साथ नहीं, आराम से, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ के 2 पैसेज होंगे, एक जीडीपी पर पैसेज दिया हुआ है आपका, और एक तो जीडीपी पर है शायद, कहाँ से होगा, 96 से, ये इकोनॉमी जीडीपी, अच्छा 96 से होंगे ना। हाँ, ये दिया हुआ इंडिया बिगिन द फाउंडेशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी, एक जीडीपी पर है और एक डिजिटल इकोनॉमी पर दिया हुआ है, ठीक है। दोनों को पढ़ करके उसका सही से आंसर निकालना है, ओके।